अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एशिया एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल। मैं हूं मुस्तफ़ा मुनीब। आप सब देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो दी बॉटम लाइन। सुदर्शन न्यूज़ चैनल के सीईओ सुरेश चौहान के ये हमेशा से विवादों में रहे, बल्कि वो तो विवाद पैदा करने में लगे रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना चैनल विवादों के लिए ही शुरू किया है, या यूँ कहें कि उनका चैनल विवादों पर ही चलता है। लेकिन उनमें और दूसरे चैनलों में एक फ़र्क है, और वो ये कि दूसरे चैनल ख़ुद से आई ख़बरों में विवादों को तलाश करते हैं, और सुरेश जी विवाद ही ख़ुद तलाश करते और ख़ुद पैदा करते हैं। असल में सुरेश जी विवादी ख़बरों में आत्मनिर्भरता की एक शानदार मिसाल है। वो ख़बरों को ख़ुद पैदा करते हैं। लोग सोच भी नहीं सकते कि वो ये भी इशू को लेकर आ सकते हैं। आप सब जानते होंगे कि इनका जो नया विवाद फ़िलहाल हमारे मुल्क में जारी है वो है यूपीएससी जिहाद। उन्होंने यूपीएससी को भी एक जिहाद के उन्वान से पेश किया है। सुरेश चौहान के ने एक नई सीरीज़ अपने न्यूज़ चैनल पर शुरू की है, जिसका उन्होंने प्रोमो बनाया था। उसके बाद हम जानते हैं कि प्रोमो पर इश्यूज़ खड़े हुए, लोग कोर्ट गए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में गए, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पास अप्रोच हुए, सुप्रीम कोर्ट गए, जिसमें शुरुआती दौर में तो उनके शोज़ पर पाबंदी लगी। फिर बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिली कि पहले आप टेलीकास्ट तो कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद देखा जाएगा। और हम देखते हैं कि कल ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनके शोज़ पर पाबंदी लगा दी है उनके कंटेंट को देखते हुए। उन्होंने अपने उस प्रोमो में इल्ज़ाम लगाया था कि मुसलमान देश की कार्यपालिका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो हैं उसमें घुसपैठ कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी वगैरह की जो सर्विसेज हैं उसमें बेसिकली मुसलमान जो है घुसपैठ कर रहे हैं। गलत तरीके से वो आ रहे हैं, उनको ज़्यादा नंबर्स मिल रहे हैं, वो नॉर्मल जिस क्वांटिटी में पास होते थे उससे ज़्यादा क्वांटिटी में वो पास हो रहे हैं। ये इल्ज़ाम उन्होंने अपने प्रोमो के ज़रिए और इसमें शो के ज़रिए लगाया। फिर उन्होंने जब अपना शो टेलीकास्ट किया तो मुख्तलिफ़ किस्म के क्लेम्स किए। उन्होंने इस साजिश को जिहाद का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक साजिश है, और ये सिर्फ साजिश नहीं बल्कि मुसलमानों का एक जिहाद का तरीक़ा है। इस शो से सब परेशान हैं कि ये बंदा ये कौड़ी लाया कहाँ से। यानी ये कि सुरेश चौहान के जो हैं वो बेसिकली इस न्यूज़ की दुनिया के एक एंगल से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाले आदमी बन चुके हैं। लोग जो हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है तो उसको लेकर विवाद खड़ा करते हैं, फिर रिया चक्रवर्ती का पीछा उठाते हैं, फिर उनको एक कंगना रनावत मिल जाती है तो उस पर वो अपने कई हफ्ते निकाल लेते हैं। लेकिन सुरेश चौहान के इन सबसे दूर, इन सबसे अलग अपने तौर पे एक नया मुद्दा तलाश करते हैं, उसे खड़ा करते हैं और उसे विवादिक बनाकर पेश करते हैं। हम सब जानते हैं कि इस प्रोमो के आने के बाद जो जो चीज़ें हुई कि जैसी कि ख़ुद सुरेश चौहान की ख्वाहिश थी कि विवादिक बने, इस पर लोग ऑब्जेक्ट करें और फिर ये ख़ुद पब्लिसिटी भी हासिल करे। और हमने जैसे बताया कि वो मिनिस्ट्री से गुज़रा, सुप्रीम कोर्ट से गुज़रा, उसे टेलीकास्ट करने की परमिशन मिली और कुछ शोज़ टेलीकास्ट करने के बाद उस पर पाबंदी लगा दी गई। खैर, ये जो वीडियो उन्होंने नशर किया, जो शो नशर किया, हम अपने आज के इस शो में उनके जो क्लेम्स हैं, उनके जो दावे हैं वो देखने की कोशिश करेंगे, और वो दावे कितने सही हैं कितने गलत हैं वो आपके सामने हम उसका जवाब रखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जिस तरह सुरेश चौहान के का इल्ज़ाम उस प्रोमो में है कि मुसलमान आम हालात पहले अब तक जो है जिस क्वांटिटी के साथ यूपीएससी में उनका सिलेक्शन होता था, वह अचानक से उनकी तादाद बढ़ गई है, तो हम वो भी देखेंगे क्या वाकई तादाद बढ़ी है, एक्चुअल हालात क्या है। तो हम चौहान के को एक तनकीद के बजाय ख़ुद अपना एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी भारत में वाकई में किस परसेंटेज के साथ यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में कंट्रीब्यूट करती है। सुरेश चौहान के का इल्ज़ाम है कि यूपीएससी इम्तिहान का जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है वो मुसलमानों को फेवर करता है, उसको स्पेशल कंसिडरेशन देता है। इस पर पहले ही से यूपीएससी के एसोसिएशन ने अपना एतराज़ जताया है। हम देखते हैं कि आईपीएस एसोसिएशन है, आईएएस एसोसिएशन है, या जो फॉर्मर सर्विसमैन हैं उन्होंने इस पर ऑब्जेक्ट किया है कि ये तो हमारे सिलेक्शन प्रोसेस पर ही सवालिया निशान है।
अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि ये तो यूपीएससी के सिस्टम पर और उससे आगे बढ़कर मोदी सरकार पर सवालिया निशान है कि क्या वाकई में वो फेवर कर रही है। और हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाया है, जो रोका है, उसमें भी कहा है कि ये मुसलमानों से पहले यूपीएससी के सिस्टम पर सवाल उठाता है कि क्या वाकई में वहाँ पर फेवर हो रहा है। यूपीएससी की जानिब से इम्तिहान का ना नोटिफिकेशन और ना ही रिज़ल्ट मज़हब की बुनियाद पर निकलता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सुरेश चौहान के ने अब पूरा एनालिसिस को एक मज़हब से जोड़कर रख दिया है, बल्कि उम्मीदवारों को इस कास्ट रिजर्वेशन की बुनियाद पर तकसीम किया जाता है, जो हमारे मुल्क की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ही ने इजाज़त जिसके बारे में दी है, जिसको डिज़ाइन किया है, जिसे हम ओबीसी, एससी, एसटी के उन्वान से जानते हैं। तो किसी मज़हब की बुनियाद पर कहीं पर भी कोई सिस्टम डिज़ाइन नहीं किया गया है। आइए दावों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला दावा जो सुरेश चौहान के ने अपने शोज़ में किया है, वो नंबर 1 के बेनिफिट इन अपर एज लिमिट। बेसिकली होता यह है कि जैसे किसी भी इम्तिहान का क्राइटेरिया होता है कि आप पर्टिकुलर इस एज तक दे सकते हैं या आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। इस उन्वान से इम्तिहान में बैठने की एक उम्र तय होती है। चौहान के मुताबिक मुस्लिम ओबीसीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदुओं के मुकाबले में 3 साल का ज़्यादा वक्त मिलता है, ये उन्होंने क्लेम किया है। यानी एक हिंदू जो हैं उनके उस क्लेम के मुताबिक सिर्फ 32 साल की उम्र तक ही इम्तिहान दे सकता है, जबकि एक मुस्लिम ओबीसी या मुसलमान जो है वो 35 साल की उम्र तक इम्तिहान दे सकता है, यानी उनको 3 साल का ज़्यादा मौका मिलता है। ये उनका पहला दावा है। हकीकत क्या है कि यूपीएससी की हिदायतों के मुताबिक जो रीसेंट लास्ट रिज़ल्ट जिसके निकले थे और जिसका नोटिफिकेशन सामने आया था, वो क्या कहती है कि किसी भी जनरल कैटेगरी का उम्मीदवार, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, वो अगर जनरल कैटेगरी में आता है तो उसे सिर्फ 32 साल की उम्र तक ही इम्तिहान में बैठने की इजाज़त होगी। यहाँ पे कोई मुसलमानों को स्पेसिफिक कंसिडरेशन नहीं है। इसके बाद वो हिदायतें कहती है कि ओबीसीज़, एससीज़, एसटीज़ को इसमें कुछ राहत दी गई है इस एज के क्राइटेरिया में। वो क्या है कि जिसमें एससीज़, एसटी से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को, फिर चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, ये भी चीज़ वाज़ेह हो कि मुसलमान इसमें ज़्यादा नहीं आते हैं। अगर आप उसको भी, उस डेटा को भी चेक करने जाएंगे तो उनको मज़ीद 5 साल की इजाज़त दी जाती है कि वो 37 ईयर की एज तक यूपीएससी में अपीयर हो सकते हैं। और उसके बाद अगर हम ओबीसीज़ की तरफ आएँ तो ओबीसीज़ को ये जो राहत है, ये जो स्पेशल कंसिडरेशन है, वो 3 साल का एडिशनल कंसिडरेशन है कि वो 35 साल की उम्र तक बैठ सकते हैं। लेकिन ओबीसी के आगे ये नहीं लिखा गया है कि सिर्फ मुस्लिम ओबीसीज़ को, हर वो जिसके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होगा, जो सरकार के ज़रिए ओबीसी सर्टिफाइड होगा, उसको ये राहत दी जाएगी। तो ये जो है हकीकत इनके पहले क्लेम की आती है। अब अगर हम थोड़ा सा ओबीसी की आबादी को हमारे मुल्क में देख लें तो जितनी कुछ भी आबादी हमारे मुल्क में ओबीसी के अंडर में आती है, उनमें से 34% आबादी हिंदू ओबीसीज़ की है और मुसलमान उसमें से सिर्फ 15.7% है। तो अगर सारे के सारे ओबीसीज़ खड़े भी होते हैं तो उनमें से 34% हिंदूज़ हैं और 15.7% जो हैं वो मुस्लिम की आबादी है, ओबीसी में कंसिडर होती है। तो इनका ये क्लेम यहाँ पे रद्द हो जाता है, झूठा साबित हो जाता है। दूसरा दावा, दूसरा क्लेम जो सुरेश चौहान के ने अपने शोज़ में किया है वो ये कि बेनिफिट इन नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, यानी किसी भी इम्तिहान को देने के कुछ अटैम्प्ट्स डिसाइड किए गए कि आप इतनी मरतबा ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और यहाँ पर चौहान के का इल्ज़ाम ये है, उनका दावा ये है कि मुसलमानों को नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स में भी रिलैक्सेशन है, वो ज़्यादा मरतबा एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। अपने पहले शो में चौहान के ने जो उन्होंने इस उन्वान से नशर किया था, वो लिखते हैं, उनका जो जुमला उन्होंने ख़ास तौर से उसमें कोट किया था, वो कहते हैं कि जब मेरे हिंदू भाई की कैटेगरी में घुसकर कोई परीक्षा देता है तो उसका कितना नुकसान होता है। जब हमारा जनरल कैटेगरी में परीक्षा देने वाला व्यक्ति है उसको 6 अटैम्प्ट करने का मौका मिलता है, और जो मुस्लिम इस बेनिफिट के कारण इसका फ़ायदा उठाते हुए 9 अटैम्प्ट देने का उसको मौका मिल जाता है। तो ये उनका क्लेम है, ये उनका इल्ज़ाम है कि मेरे हिंदू भाई के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। उसे 6 अटैम्प्ट का मौका मिल रहा है और एक मुस्लिम को जो है 9 अटैम्प्ट का मौका मिल रहा है, तो ख़ास तौर से उनको यूपीएससी में लाया जा रहा है। ये उनका दूसरा दावा है। हकीकत क्या है कि फरवरी 2020 जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन यूपीएससी का निकला था, जिसमें जो उन्होंने रेगुलेशंस, रूल्स डिफ़ाइन किए थे, उसके मुताबिक
हर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को, फिर चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, 6 मरतबा इम्तिहान देने का मौका होता है। वो 6 ही मरतबा इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर सकता है। इसमें आगे बढ़कर ये कहा गया है कि अगर वो ओबीसी से ताल्लुक़ रखता है तो उन उम्मीदवारों को 9 मरतबा इम्तिहान देने का मौका दिया गया है। अगेन जो पहले का दावा, फर्स्ट उनका इल्ज़ाम था, पहला दावा था, वही उसी एंगल से ये चीज़ यहाँ पे कट होती है कि ओबीसीज़ कहा गया है। ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ मुस्लिम ओबीसीज़ को 9 अटैम्प्ट देने की बात है, बल्कि हर वो जो ओबीसी का सर्टिफिकेट रखता हो वो 9 अटैम्प्ट दे सकता है, जिससे मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर तमाम ओबीसीज़ इम्तिहान को दें तो 34% हिंदू होंगे जिनको 9 मरतबा अटैम्प्ट करने का मौका मिलेगा, और मुसलमानों में से सिर्फ 15.7% मुसलमानों को जो है ये 9 अटैम्प्ट का वो फ़ायदा उठा सकेंगे। अब चलते हैं तीसरे दावे की तरफ। तीसरा दावा उनका कहता है कि इंटरव्यूअर सेज मुस्लिम्स गिवन अ डिफरेंट ट्रीटमेंट। उनका इल्ज़ाम यह है कि एक इंटरव्यूअर ने कहा कि मुसलमानों को अलग से ट्रीटमेंट मिलता है जब इंटरव्यू होता है। बेसिकली चौहानके ने अपने शो में एक मॉक इंटरव्यू दिखाया था, यानी वो जो तरबियत के लिए, तैयारी के लिए किसी कोचिंग क्लासेस वाले कंडक्ट करते हैं कि जिसे मेन या अहम जो असल इंटरव्यू होता है उसकी तैयारी के लिए एक मॉक इंटरव्यू रखा जाता है, जो बेसिकली एक प्रैक्टिस इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने वाला कहता है कि जब मुस्लिम कैंडिडेट आकर बैठा तो उसने कहा कि हो सकता है कि आपका इंटरव्यू आम इंटरव्यू के तरह ना हो। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक आपकी उम्र है और दूसरा आपका समाज, आपकी कम्युनिटी या आपका मज़हब। ये उस इंटरव्यूअर ने उस मॉक इंटरव्यू में कैंडिडेट के आने के बाद कहा। यहाँ पर रुककर चौहान के सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है? आपका इंटरव्यू ख़ास होगा, क्या ये मुसलमानों को इंटरव्यू में ज़्यादा नंबरात मिलने से जुड़ा हुआ है? ये उन्होंने एक शक पैदा किया, एक शक को ज़ाहिर किया। अगर नहीं तो जवाब दिया जाए। अब इनके तीसरे क्लेम की हकीकत क्या है वो जानने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये कि मॉक इंटरव्यू, जैसा मैंने पहले कहा, वो असल इंटरव्यू नहीं होता है। वो असल इंटरव्यू की तैयारी का एक प्रोसेस होता है जो अलग अलग कोचिंग क्लासेस रन करती है, जिसे चौहानके ने खुद भी अपने शो में कहा है। उन्होंने कहा, साफ कहा था कि ये एक मॉक इंटरव्यू है जिसे मैं अपने इस शो में दिखा रहा हूँ, ये ना कि कोई असल इंटरव्यू है। लेकिन अपने शानदार सवालात इसी मॉक इंटरव्यू पर उन्होंने बना डाले कि जो प्रैक्टिस के लिए करवाया जाता है। चलिए अब इस मॉक इंटरव्यू की बात करते हैं जो उन्होंने अपने उस शो में दिखाया। तो बीजेपी की आईटी सेल की तरह जिस इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा चौहानके ने अपने शो में दिखाया है, असल में अगर उसको पूरा देखें या थोड़ा सा भी अगर उसका बड़ा हिस्सा देखें तो पता चलेगा कि किसी निजी एजेंसी एक है जिसका नाम दृष्टि IAS अकेडमी है, उसके ज़रिए वो इंटरव्यू यूट्यूब या फेसबुक पर डाला गया है। इंटरव्यू लेने वालों ने वो जुमले तो बोले हैं जिनको चौहानके ने बताया, लेकिन उन्होंने आगे जुमले नहीं बताए जो उससे आगे भी उस इंटरव्यूअर ने कहे थे। इसमें कहा गया है कि हो सकता है कि आपका इंटरव्यू आम इंटरव्यू की तरह ना हो। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। पहली ये कि आपकी उम्र और साथ ही साथ आपका समाज, यानी आपका मज़हब। फ़ायदे भी हैं इसके। उन्होंने कहा है कि बहुत कम मुस्लिम उम्मीदवार जो हैं वो बेसिकली इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यहाँ पर भी उनका दावा गलत करार दिया अगर उसी इंटरव्यू का बेस ले। और जो कुछ पहुंच पाते हैं हम उनसे ये बात तकरीबन हर एक से कहते हैं कि वो इसके लिए तैयार रहें। वो जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं उससे रिलेटेड उनसे सवाल किए जाएंगे। इसके कुछ ख़ास फ़ायदे भी हो सकते हैं और इसके नुकसानात भी हैं, उस इंटरव्यूअर ने अपनी इस बात में कहा। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं जिनका इन्हें असल इंटरव्यू में सामना करना पड़ सकता है। इंटरव्यू लेने वाले बोर्ड मेंबर के जहनों में मौजूद एक प्रिजुडिस होता है जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है। ये प्रिजुडिस आपकी उम्र से मुताल्लिक़ भी हो सकता है, आपके समाज को लेकर भी हो सकता है, या जो कुछ ख़बरें उस वक्त चल रही हैं उससे उनसे रिलेटेड भी हो सकता है। आगे उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि ज़रूरी नहीं कि ये जो प्रेजुडिस है वो हमेशा नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि आप सोच कर जाएंगे इंटरव्यू में कि सिर्फ नेगेटिव होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर इनका तीसरा दावा भी उस इंटरव्यू को लेकर गलत साबित होता है। अब चलते हैं चौथे दावे की तरफ।
चौथा दावा उनका ये है कि कोचिंग सेंटर्स सेटअप इन मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ टू फेवर मुस्लिम्स। उनका कहना है कि मुस्लिम उम्मीदवारों पर मेहरबानी करने के उन्वान से साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने 5 यूपीएससी के सेंटर्स कायम किए थे। उन 5 में से 4 जो है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में कायम किए गए थे। चौहानके ने सवाल उठाया है कि इन्हें मुंबई यूनिवर्सिटी या चेन्नई की किसी यूनिवर्सिटी में कायम क्यों नहीं किया गया। अब इस पर बहुत आम जहन भी ये कह सकता है कि जिन वो 4 मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ कह रहे हैं, ऐसी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ जैसी कोई चीज़ नहीं है जिन 4 के उन्होंने नाम लिए। हाँ, उनमें से कुछ माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी हो सकती है, लेकिन वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है। नंबर 1, हकीकत में आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जिन 4 यूनिवर्सिटीज़ का उन्होंने जिक्र किया है वो हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। कोचिंग सेंटर्स इन यूनिवर्सिटीज़ में तो कायम किए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं है। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का एडमिशन होता है या उनको ख़ास तरजीह दी जाती है, उनका ख़ास कोई ट्रीटमेंट किया जाता है। द प्रिंट में शाये हुए मजमून के मुताबिक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के साबिक़ चेयरमैन वेद प्रकाश के मुताबिक, जिनके दौर में बेसिकली ये कोचिंग सेंटर्स कायम किए गए थे, इन सेंटर्स का मकसद पसमानदा तबक़ात, इस मुल्क के पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों के सिविल सर्विसेज में नुमाइंदगी बढ़ाना मकसद था इनका। तो यहाँ पर कहीं भी मुस्लिम उन्होंने नहीं बताया जिनके एडमिनिस्ट्रेशन में जिनके रहते हुए ये सेंटर्स कायम किए गए थे। वजह ये थी कि सिविल सर्विसेज में अक़लियतों और SCs STs की नुमाइंदगी बहुत कम थी। अगर हम मई 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वेबसाइट पर जो ऐड उन्होंने डाला था बेसिकली सेंटर के एडमिशन्स के लिए, उस पर अगर हम नज़र डालें तो इसमें लिखा है कि रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी RCA की जानिब से अक़लियतों, SCs STs और तमाम समाजों से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों को मुफ्त कोचिंग मुहैया की जाती है। बहुत साफ कहा गया है, सबको डिफ़ाइन किया, कहीं मुस्लिम वर्ड इस्तेमाल भी नहीं हुआ। अक़लियतों का कहा, SCs STs का कहा, तमाम समाजों से ताल्लुक़ रखने वाली, फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई कोई भी हो, उन लड़कियों को मुफ्त कोचिंग मुहैया की जाती है। सुरेश चौहान के ने जो दावे किए हैं वो या तो झूठे हैं या सियाक़ व सबाक़ से बिल्कुल हटकर है, उसे कहीं का उठाकर कहीं और कनेक्ट कर दिया गया है। चलिए, अब अगर हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुसलमान सिविल सर्विस में अचानक ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या ये वाकई में सही है। इसी साल का डेटा अगर हम देखें तो इस साल जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ने UPSC क्लियर किया है वो है 829 लोग उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जिनमें से मुसलमानों की तादाद सिर्फ 42 है, जो टोटल पास आउट्स का 5% होता है, जबकि मुसलमानों की आबादी का तनासुब भारत में 15% के करीब है। तो कहाँ आबादी 15% है और कहाँ पासिंग में जो परसेंटेज है वो 5% है, तो कैसे ज़्यादा हो गया ये, वो किस एंगल से सोच रहे हैं पता नहीं। पिछले साल जो है पास आउट होने वाले कैंडिडेट, सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट की क्वांटिटी थी 759, उनमें पास होने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की क्वांटिटी थी 28, जो कि सिर्फ 4% था, जो इस साल से और ज़्यादा कम था। सिर्फ 2016 और 2017 एक ऐसे गुजरे हैं ये 2 साल जिसमें 50 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए थे। तो बाकी आप मामलात में देखें तो 40-42 ही के आसपास रहा है। अगर हम 2012 से 2015 तक का हाल देखें, तो उस वक्त तक का डेटा देखें, तो 2012 में कामयाब होने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद 30 थी, 2013 में तादाद 34 थी 34, 2014 में तादाद 38 थी, 2015 में तादाद 36 थी। ये 2012 से 2015 की आपको तादाद मिल जाती। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम जानते हैं कि जो ख़ास UPSC की तैयारी करवाता है, जिसको डॉक्टर ज़फ़र महमूद हेड करते हैं, जो ख़ुद IAS रह चुके हैं, उनके मुताबिक 2016 से सिविल सर्विसेज में मुसलमानों की कामयाबी का तनासुब 5% के आसपास ही रहा है, जबकि आबादी 13% से बढ़ते हुए 15% तक पहुंच चुकी है ऑफिशियली, और अगर ऑफिशियल से हटाकर देखें तो क्लेम 18% का भी सामने आता है। सिविल सर्विसेज का रुझान मुसलमानों में 2006 की सच्चर कमेटी रिपोर्ट के बाद आया था, जिसमें मुसलमानों की हर मैदान में बदहाली बताई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक़्त मुसलमान IAS जो उस वक़्त में ऑफिसर्स मौजूद थे, मुसलमान उसमें 3% थे,
IFS में मुसलमान 1.8% थे, IPS में 4% थे। हालांकि मुसलमानों की आबादी उस वक्त 13.4% बताई गई थी। इस उन्वान से अगर आज मुसलमानों की आबादी देखी जाए तो मौजूदा नुमाइंदगी से 3 गुना आगे बढ़ना चाहिए, उनको आगे आना पड़ेगा उतना, कम से कम अगर आबादी के तनासुब से भी काउंट करना चाहे तो। इस साल के नतीजे में ये भी तशवीश की बात है कि टॉप 100 में सिर्फ एक मुस्लिम ने आने में कामयाबी हासिल की है। पिछले चंद सालों में काफ़ी कोचिंग सेंटर्स कायम हुए हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। हमें सुरेश चौहान की ये जो बातें हैं इसको इस अंदाज़ में लेना चाहिए कि हम अभी भी बहुत पीछे हैं और अभी काफ़ी एफ़र्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। सुरेश चौहान के ने साथ ही साथ जामिया इस्लामिया पर भी इल्ज़ाम लगाया है कि ये ख़ास गढ़ बना हुआ है, यहाँ से ख़ास कोशिशें हो रही हैं मुसलमानों को भेजने की, वो फेवर किया जा रहा है, घुसपैठ करवाई जा रही है। वो बेसिकली CA NRC के प्रोटेस्ट से जामिया को हम देख रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस साल जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जो कैंडिडेट UPSC में कामयाब हुए हैं उनकी भी नामों को हम देखा जाए तो उसमें तमाम के तमाम मुसलमान नहीं है। इसका मतलब वहाँ पे दूसरे भी एडमिशन लेते हैं, दूसरे भी समाज के लोग कामयाब होते हैं। लेकिन चूँकि हम देख रहे हैं कि आज का जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेजरली मीडिया है और साथ ही साथ प्रिंट मीडिया भी बड़ी हद तक वो उन इश्यूज़ की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है जिससे देश की तरक्की का, डेवलपमेंट का कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिससे डिवाइडेशन का मामला है, जिससे नफ़रतों का मामला है। उसी की कड़ी है कि UPSC जिहाद का ये एपिसोड है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई सख्त अल्फाजों में 2 दिन पहले पाबंदी लगा दी, रद्द कर दिया कि ये एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, गैर ज़रूरी टारगेट किया जा रहा है और गलत दावे किए जा रहे हैं। तो ये जो सुरेश चौहान के ने दावे किए, पूरे मुल्क में विवाद उठा, उसके उन दावों का जवाब हमने अपने इस वीडियो के ज़रिए देने की कोशिश की। उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम अपने नए अगले वीडियोस में उन हिसाब से तब्दीली कर सकें। इंशाअल्लाह एक नए उन्वान के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।